हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो क्लास 12 पर चैप्टर 2 पर होने वाला है। क्लास 12 और चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस पर आप लोगों को आज पूरा का पूरा लेक्चर सुनने को मिलेगा। हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको जितना भी सिलेबस उपलब्ध कराया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि ये सिलेबस 11th और 12th के साथ साथ इसका मुख्य पर्पज है नीट। और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको नीट के तैयारी के लिए मिल रहा है 100% यहाँ पर आपको एनसीईआरटी को ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। इसलिए सबसे जरूरी है कि जब आप मेरे लेक्चर को सुना करें तो अपने पास एनसीईआरटी बुक को जरूर रख लिया करें, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी बुक को, बड़े ध्यान सुना, जब आप एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखते हुए फिर मेरे वीडियो को पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी 100% समझ में आएगी और आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि एक तरीके से नीट के लिए जो वास्तव में बेहतर बुक है बायोलॉजी के लिए, वो जो बेहतर बुक है बायोलॉजी के लिए वो वास्तव में एनसीईआरटी है। यदि आप चाहते हो कि मैं बेहतर डॉक्टर बन सकूं, यदि आप चाहते हो कि मैं बायोलॉजी में अच्छे से अपने स्कोर को बेहतर से बेहतर बना सकूं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी है वो ऐसे मान लीजिए कि एक तरीके से उसके बिना नीट में और विशेष तौर से बायोलॉजी में सफलता पाना एक तरीके से असंभव है ना। यदि मैं तो आपसे कहता हूं, यदि आप 50 बार भी आप 50 बुकों को, यदि बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी की तैयारी के लिए यदि आप 50 बुकों को पढ़ रहे हो तो उन 50 बुकों से बेहतर है कि आप 5 बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है वो बुक आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नया बिंदु सिखाने वाली बुक है। और एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पेज को खोला और पूरे के पूरे पेज को एक तरीके से पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। उसके एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ना है, तभी आप एनसीईआरटी को समझ पाओगे। जब आप एनसीईआरटी के एक एक शब्द को समझोगे तो आप कहोगे अरे इसका हर शब्द कुछ ना कुछ अपने अंदर रहस्य समाहित किए हुए है। तो उन रहस्यों को खोजने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप 100% नीट में बायोलॉजी में बेहतर स्कोर करोगे। तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पर हम चैप्टर को शुरू करने से पहले जो चैप्टर का नाम है, देखिए एक चीज नोट कर लीजिए, जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ा करें तो मेरा मानना है कि आप चैप्टर का जो वास्तव में जो ऊपर उसका नामकरण होता है उसको बड़ी ध्यान से पढ़ा करो। उसका कारण यह है कि चैप्टर या अन्य कोई टॉपिक का जो मुख्य, उसका इंट्रोडक्शन का जो मुख्य बिंदु होता है, उसके नामकरण या उसके निर्माण की जो वास्तव में गवाही देने वाला जो बिंदु होता है, उसको एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझा करो। इससे आप पूरे के पूरे चैप्टर में या पूरे के पूरे जो आप पढ़ने वाले हो उस पूरे के पूरे में मिलने वाली इंफॉर्मेशन के विषय में समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और वो लैंगिक जनन किसमें होगा? पुष्पी पादपों में। तो कहने का मतलब है कि लैंगिक पादप जो है मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, पादपों में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है ना। अलैंगिक जनन भी होता है, समझना। मैं आपको चैप्टर के नाम से परिचय करा रहा हूं, उस नाम को बड़े ध्यान से समझना। पुष्पी पादपों में साफ लिखा है लैंगिक जनन के लिए में पुष्पी पादपों में, तो इसका मतलब पादपों में 2 जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बात समझ आ गई। अब बात आती है कि सर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। जैसे आपका आलू हुआ, एक आलू को लीजिए, उसको आप 2 भागों में बांट दीजिए
और उसकी बुआई कर दीजिए, 1 से 2 आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। सॉरी, 1 से 2 आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। वो हो गया अलैंगिक जनन। वहां पर एक जनक ने भाग लिया था, एक आलू ने भाग लिया था और उसने अपनी संतति को उत्पन्न कर दिया। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। जनक का नंबर कितना होता है? 2। अब जो 2 जनक भाग लेते हैं उसमें एक होता है नर जनक और एक होता है मादा जनक, है ना। नर जनक होता है वो नर जननांग को धारण करता है और वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, अर्थात जो नर जनक होता है वो नर जननांग को धारण करता है और नर युग्मक को उत्पन्न करता है। बात समझो बड़े ध्यान से, यहाँ पे रटना नहीं है, टॉपिक को समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे जैसे जो नर जनक होता है वो क्या करता है? नर जननांग को धारण करता है और नर युग्मक बनाता है, और जो मादा जनक होता है वो मादा जननांग को धारण करता है, और मादा युग्मक बनाता है, तो यहां पर 2 जनक भाग ले रहे हैं। कितने जनक भाग ले रहे हैं? 1 और 2। एक नर जनक है और एक मादा जनक है, तो 2 जनक भाग ले रहे हैं। तो यहां पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनक, तो लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, एक होता है नर, एक होता है मादा। नर जनक जो होता है नर जननांग को धारण करता है और मादा जनक जो होता है मादा जननांग को धारण करता है। नर जनक जो होता है, जो नर जननांग को धारण करता है, वो नर युग्मक मेल गैमेट को उत्पन्न करता है, और जो यहां पर तो नर जनक और मादा जनक, तो यहां पर जो पुष्पित पादप है लैंगिक जनन को दर्शा रहा है, तो कन्फर्म है कि इसके पास नर युग्मक भी उत्पन्न करने की पॉसिबिलिटी होगी और मादा युग्मक उत्पन्न करने की पॉसिबिलिटी होगी। यानी कहने का मतलब है जब ये पादप लैंगिक जनन कर रहा है, लैंगिक जनन को दर्शा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि ये नर युग्मक और मादा युग्मक को भी उत्पन्न कर रहा होगा, है ना। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक को भी उत्पन्न कर रहा होगा, सीधी सी बात है। अब जब नर और मादा युग्मक को उत्पन्न कर रहा होगा तो कहने का मतलब है नर युग्मक तभी उत्पन्न होगा जब नर जनक होगा और मादा युग्मक तभी उत्पन्न होगा जब मादा जनक होगा। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं नर जननांग होगा और मादा जननांग होगा, है ना, मादा जननांग होगा। अब प्रश्न आता है कि इसमें हाँ ये तो बात ठीक है, जब लैंगिक जनन कर रहा है तो स्वाभाविक है नर युग्मक और मादा युग्मक उत्पन्न करता होगा, और जब नर युग्मक मादा युग्मक उत्पन्न कर रहा होगा तो स्वाभाविक है नर जननांग भी होंगे और मादा जननांग भी होंगे, मेल ऑर्गेनिज्म भी होंगे और फीमेल ऑर्गेनिज्म भी होंगे। अब प्रश्न आता है कि फर्क कहां पे होते हैं? क्या हमको देखने को मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। कहां होते हैं? ये पुष्प में होते हैं। अब समझो बात को यहाँ पे, अभी मैं चैप्टर का जो नाम है मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूं, उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप इनको देख सकते हो। कहां देख सकते हो? जैसे कि आप जब एक पुष्प को लेना वहां पर आपको नर युग्मक नर जननांग और मादा जननांग देखने को मिलेंगे। नर जननांग और मादा जननांग देखने को मिलेंगे। कहोगे सर पुष्प में कहां होंगे? पुष्प में नर जननांग आपको पुमंग के रूप में मिलते हैं, पुमंग के रूप में,
और मादा जननांग आपको जायांग के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं? जायांग के रूप में मिलते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक एक बात समझाता हूं, कहां है होते हैं पुमंग, कहां होते हैं जायांग, इनके पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को बताता हूं। आपको पुष्प की एक एक कहानी को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो कहने का मतलब हमको पूरे पूरे चैप्टर में इसी पुष्प के विषय में, इसी नर जननांग मादा जननांग कहां होते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार जन्म करते हैं, जन्म की पूरी पूरी परिघटना क्या होती है, आदि आदि बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या होता है। चलिए अब हम यहां पर पुष्प के एक एक भाग को समझेंगे और उससे जरूरी है हम टर्मोलॉजी को भी समझेंगे। ठीक है, यहां पर सबसे जरूरी है कि इन जो ये टर्म दिए गए हैं ये आपको पता होने चाहिए। यहां पर जो बिंदु है 1 2 3 4 5 और 6, इनको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये सभी के सभी बिंदु समझ में आ गए तो समझ जाइए कि आपको पूरा का पूरा पुष्प समझ में आ गया। ठीक है, तो समझते हैं बिंदुओं को। ठीक है, एक एक बिंदु को समझेंगे, इस फिगर में देखेंगे और उसके कार्यों के विषय में चर्चा करेंगे और हमको पूरा पुष्प समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखा है पुष्प ग्रंथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिशियल। तो बात आती है कि पुष्प ग्रंथ क्या होता है। बिल्कुल बात ठीक है। ये आप संरचना देख रहे होगे यहां पे, ये संरचना आपको पुष्प ग्रंथ कहलाती है। ये संरचना क्या कहलाती है? पुष्प ग्रंथ। तो जो ये पुष्प ग्रंथ है, पेडिशियल है, इसका कार्य क्या है? पहली बात तो ये आती है कि इसका कार्य क्या है। जो पुष्प ग्रंथ है, सीधी बात है, ग्रंथ का काम है वृक्ष की शाखा से पुष्प को जोड़ने का जो काम करती है वो महत्वपूर्ण, उस कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पुष्प ग्रंथ निभाता है। बात में आगे पुष्प ग्रंथ, तो पुष्प ग्रंथ का है जो पुष्प का जो पुष्प ग्रंथ भाग है वो इस प्रकार होता है, जो जिसको आप सामान्य भाषा में डंठल बोलते हो। पुष्प को लेना, कभी गुलाब को तोड़ना तो आपको साफ साफ पुष्प ग्रंथ देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद दूसरा आता है पुष्पासन। ये पुष्प ग्रंथ हो गया। अब बात करते हैं पुष्पासन, जिसको बोलते हैं थैलेमस। अब कहोगे पुष्पासन क्या है? तो जो पुष्प ग्रंथ के ऊपर तस्त्रीनुमा संरचना जो होती है, पुष्प ग्रंथ के ऊपर जो तस्त्रीनुमा संरचना होती है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ये रहा पुष्पासन आपका, ये रहा, ठीक है, पुष्पासन, जिसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। अब पुष्पासन का काम क्या होता है? पुष्पासन पर सारे के सारे जो पुष्प के अंड भाग हैं, चाहे उसमें आपका बहादुर पुंज रहा हो, चाहे आपका दल पुंज रहा हो, चाहे आपका पुमंग रहा हो, चाहे आपका जायांग रहा हो, वो सारे के सारे पुष्पासन पर, पुष्प का आसन नाम उसके नाम से ही समझ जाइए, है ना, उस पर व्यवस्थित होते हैं, पुष्पासन हो गया। तो पुष्पासन क्या है? डेफिनेशन याद रखना, पुष्प ग्रंथ के ऊपर फूला हुआ भाग या तस्त्रीनुमा भाग पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। अब बात आती है सर बहादुर पुंज क्या है, जिसको भी इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। बहादुर पुंज ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बहादुर पुंज। ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये इस प्रकार, ये जो आप देख रहे हो, ये होते हैं बहादुर पुंज। क्या होते हैं? बहादुर पुंज। अब प्रोफेसर बहादुर पुंज का क्या कार्य है? देखिए पहली बात तो है बहादुर पुंज अधिकांशतः पुष्प में हरे कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं।
तो इनका एक तो काम ये हो गया कि जब हरे कलर के हैं तो इनका मुख्य कार्य एक तो ये हो गया कि पुष्प को भोजन बना के उपलब्ध कराना, कर इनका है। तो पुष्प जो बहादुर पुंज है वो पुष्प के लिए, जो बहादुर पुंज है वो पुष्प के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा काम क्या होता है, पुष्प के जो बहादुर पुंज होते हैं, पहली बात तो बहादुर पुंज होते कहाँ है, यदि मैं पुष्प को बाहर से अंदर की तरफ यदि देखूं, पुष्प को बाहर से अंदर की तरफ देखूं तो मुझे सबसे बाहर बहादुर पुंज ही दिखाई देते हैं। तो बहादुर पुंज क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो इनका एक काम तो पता हो गया कि ये पुष्प के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा काम ये है कि यह पुष्प जो है, पुष्प जब कलिकावस्था में होगा तो इसके अन्य भागों मुख्यतः जननांगों की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। तो उसमें कलिकावस्था में क्या होता है कि पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का भी काम बहादुर पुंज का होता है जब पुष्प कलिकावस्था। तो ये किसकी किसकी सुरक्षा करता है, इसका मुख्य है कि पुमंग और जायांग की सुरक्षा करेंगे, पुमंग और जायांग की सुरक्षा करने का इसका काम होता है मुख्य रूप से बहादुर पुंज का। आप देखो, आप कहोगे सर इसमें आगे आपने दलपुंज बहादुर भी लिख रखा है, यहां पे लिखा है बहादुर पुंज और यहां पे आपने दलपुंज बहादुर, बात सुनने बड़े ध्यान से, यहां पर लिखा है बहादुर पुंज यानी कैलेक्स और यहां पे आपने लिख रखा है बहादल यानी सेपल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है समझो। इन जब दो को हम एक साथ, इनका नंबर एक से देखो, इनको जब हम एक साथ दोनों को बोलते हैं तो बोलते हैं बहादुर पुंज। और जब यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे कि ये क्या है, ओनली वन एक की तरफ इशारा करे ये क्या है, तब आपको बताना ये है बहादुर। क्या है ये, बहादुर। अब बादल नहीं बोलना, गलत हो जाएगा, बादल नहीं है, बहादुर है ना, कुफर बादल, आदल बादल कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बहादुर क्या है, ये एक को यदि बोला जाए तो ये बहादुर है और एक साथ दो तीन को पूछ दिया जाए क्या बोलो ये क्या है, तो बहादुर पुंज। ये क्या है, बहादुर। समझो कॉन्सेप्ट को सुनने प्यासी रटना नहीं टॉपिक को, है ना। इसके बाद देखो आगे से प्रयास कीजिए। इसके बाद आता है आपका दलपुंज। क्या आता है, दलपुंज। अब बहादुर पुंज में क्या कहा, मैं उसको बाहर से अंदर की तरफ समझा रहा हूं। तो अब बहादुर पुंज के बाद क्या आया, दलपुंज। क्या आया, दलपुंज। तो दलपुंज कैसे होते हैं, आप कहोगे सर दलपुंज की तो बात ही मत करो, ये तो बड़े आकर्षक लगते हैं। जब मैं दलपुंजों को देखता हूं तो मन करता है ये पुष्प हमको मिल जाए, बड़ा प्यारा पुष्प देखने को लगता है। अरे दलपुंज के कारण ही तो इसको लोग तोड़ते हैं, दलपुंज के कारण ही तो पुष्प के लोग दीवाने हो जाते हैं, दलपुंज के कारण ही तो कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। आप समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब दलपुंज कलरफुल होते हैं, कई रंगों के देखने को आपको मिलते हैं दलपुंज। तो दलपुंज कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न कलर के होते हैं, है ना। उनका गुलाब में अब तो आज भी कृत्रिम तरीके से गुलाबों को उत्पन्न किया जा रहा है। तो आप कई तरीके के लाल, पीले, सफेद, काले, इस तरह से कई तरह के गुलाबों को देख सकते हैं, है ना। तो वो सब किसका, पुष्पों को, पुष्प की तरफ आज जो पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन जो आकर्षित हो रही है, सारे के सारे कीट आकर्षित हो रहे हैं, वो सब दलपुंज का ही तो कमाल है। तो दलपुंज का जो दलपुंज होता है, बड़े ध्यान से प्रयास करना, जो दलपुंज होता है वे रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं दलपुंज। तो दलपुंज का काम क्या है, जनन प्रक्रिया संपन्न हो, लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो, अर्थात परागण की प्रक्रिया हो सके, इसके लिए कीटों को आकर्षित करना। अब ये परागण क्या है,
लैंगिक जनन कैसे होगा, क्या होगा, ये आगे चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। अभी आप इतना सुनिए कि कीट हमारी तरफ आकर्षित हो, कीट पुष्प की तरफ आकर्षित हो, कीटों को अपनी तरफ रिझाने का काम, कीटों को अपनी तरफ बुलाने का काम, पूरा का पूरा उनको आकर्षित और प्रभावित करने का काम तो दलपुंज का ही है। तो ये रंगीन होते हैं, है ना। तो क्या परिभाषा कैसे कर सकते हैं, इनको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, बाहर पुंज के अंदर, पुमंग के बाहर पुष्प के रंगीन दलों को दलपुंज कहते हैं, याद रखना। चलो ये हो गए आपके दलपुंज। क्या हो गए ये, दलपुंज। आप कहोगे सर दलपुंज तो समझ में आ गया, बता दिया आपने कोरोला, लेकिन दल क्या है, पेटल क्या है, बिल्कुल बात ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे कोई आप एक गुलाब के पुष्प को लेना, उसमें कई सारी पत्तियां होंगी, उसमें एक पत्ती को पकड़ के कोई पूछे कि बताओ ये क्या है, अगर उन सारी की सारी गुलाब में जितनी कलरफुल पत्तियां हैं उन सारी की सारी पत्तियों को पकड़ के पूछे बताओ ये क्या है, तो आप कहना दलपुंज है। क्या है, दलपुंज है। और जब एक पत्ती को पकड़ के पूछो ओनली वन, तो आप कहना दल है। क्या बोलना, दल है। तो दलपुंज की एक जो इकाई है वो होती है दल। क्या होती है, दल। ऐसे में दर्शा देता हूं यहां पे, दल क्या है, वो दल है ना। अब इसके बाद अगली बात आती है पुमंग की, एंड्रोशियम। कॉगेशियर पुमंग क्या है, अब दलपुंज के अंदर और जायांग के बाहर जो संरचना होती है वो पुमंग कहलाती है। तो ये क्या हो गया आपका, बड़े ध्यान से यहाँ पे, ये जो आप देख रहे से बोलेंगे हम पुमंग। क्या बोलेंगे, पुमंग, एंड्रोशियम। अब जो पुमंग होता है इसका काम क्या है, पुमंग पादप का नर जननांग होता है। याद रखना, गलती नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे चैप्टर में आपको इस पर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर में इसी की कहानी है। पूरे के पूरे चैप्टर में आप जब भी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की चर्चा करोगे तो इसको तो भूलना ही नहीं है। वैसे भूलना कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको कदापि नहीं भूलना, धोखे से भी गलती से भी नहीं। इस एक एक बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। तो ये पुष्प का नर जननांग है, और जब नर जननांग है तो नर युग्मक उत्पन्न करेगा। बात समझ आ रही, नर जननांग होता है, इसे बोलते हैं पुमंग। अब कॉगेशियर ठीक है, पुमंग हमको एंड्रोशियम तो पता हो गया, लेकिन पुंकेसर स्टेमेन क्या है, ये बिल्कुल बात ठीक है। जब इनको एक ओनली वन एक को पूछा जाए कि ये क्या है, यहां पर देखो नंबर 1 से अधिक है, लेकिन जब एक को पूछो ओनली वन, तब बोलना ये सर पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है ना। क्या है ये, पुंकेसर है। जब एक को पूछे तब बोलना पुंकेसर है। अब इसके बाद उसके अंदर आता है अगली बात जो हमारी करनी है, वो है जायांग पर, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। जायांग क्या है, ये हो गया जायांग आपका, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जायांग। तो जायांग क्या है, ये पुष्प का मादा जननांग है। पुष्प का मादा जननांग है। क्या है, मादा जननांग है। अरे भाई सीधी बात, मैंने क्या कहा था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए 2 जननांग चाहिए, 2 युग्मक चाहिए, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को नर जननांग उत्पन्न करता है, मादा युग्मक को मादा जननांग उत्पन्न करता है। तो जब लैंगिक जनन है तो दोनों चाहिए, तो नर जननांग पुमंग हो गया, मादा जननांग जायांग हो गया। अब पूछे कि स्त्री केसर क्या है, तो स्त्री केसर का मतलब है, याद रखना, स्त्री केसर को अंडक भी कहते हैं। यहां पर ये गलती नहीं करना,
ये इतना शब्द, 2 नाम आते हैं, ये मैं पूरा कर देता हूं, उसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, इसको नहीं भेजना। अंडप करके ज्यादातर एनसीईआरटी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदी एनसीईआरटी में अंडप शब्द साफ साफ लिख के पूछा गया है, तो याद रखना, गलती नहीं करना। तो स्त्री केसर क्या है, जब ये, अब देखो यहाँ पे नंबर में एक है तो इसको स्त्री केसर बोल देंगे, और जब नंबर में कई सारी होगी तो इसे हम जायांग बोलेंगे, तो इसे क्या लिखते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर। क्या है ये, स्त्री केसर है। तो कहने का मतलब है हमने इन 6 बिंदुओं के माध्यम से पूरे के पूरे पुष्प को समझा है, समझा कि नहीं समझा। अब चलो यहाँ पर कुछ बिंदुओं को नोट डाउन करता हूं, इनके कारण भी समझ में आ गए है ना, आप पहचान भी लोगे, इस तरह से की इंफॉर्मेशन लोगों ने समझ ली। चलिए अब हम इन बिंदुओं को समझते हैं, ठीक है। देखो पुष्प के एक एक भाग को समझते हुए चलना है। देखो क्या है इसमें, पहले क्या है, सावरंत, पेडिसेंट, है ना। जो सावरंत और आवरंत 2 शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, सावरंत और आवरंत। अब इसमें देखो 2 बातें लिखी है, एक लिखा है जैसे यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे सावरंत, सावरंत, एक लिख रखा है आवरंत, है ना। सुनने प्रयास करना। तो जैसे मैं इस पे चर्चा करना शुरू करूं तो इसमें एक खास शब्द निकल के आ रहा है, व्रंत, है ना। व्रंत क्या निकल के आ रहा है, व्रंत। तो अब इस डायग्राम में देखते हैं व्रंत कहां पे है। कहां सर, व्रंत ये है, व्रंत ये रहा, बिल्कुल बात ठीक है। तो सावरंत ऐसे पुष्प, बड़ी ध्यान सुना, ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें व्रंत पाया जाता है, उन्हें हम सावरंत पुष्प कहते हैं। कोई डाउट? सावरंत पुष्प मतलब कैसे, ऐसे पुष्प जिनमें, अब इसमें जैसे व्रंत आपको देखने को मिल रहा है तो इसे बोलेंगे सावरंत पुष्प। तो ऐसे पुष्प जिनमें व्रंत पाया जाता है उन्हें हम सावरंत पुष्प कहते हैं। अब आवरंत कौन होते हैं, आवरंत ऐसे पुष्प जिनमें व्रंत अनुपस्थित यानी नहीं होता है, जिनमें व्रंत अनुपस्थित होता है उन्हें हम आवरंत पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनमें व्रंत नहीं होता है यानी व्रंत अनुपस्थित होता है उन्हें हम आवरंत पुष्प कहते हैं। तो ये पुष्प सावरंत है कि आवरंत, आप कहोगे सर इसमें हमको व्रंत दिख रहा है तो ये पुष्प सावरंत हो गया, लिखा है साफ साफ, ऐसे पुष्प जिनमें व्रंत पाया जाता है, और ऐसे पुष्प जिनमें व्रंत अनुपस्थित होता है आवरंत, और जिसमें पाया जाए उसे सावरंत कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो समझने प्रयास करते इसमें। अब लिखा है सहायक चक्र या वर्धी चक्र, वेजिटेटिव और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे, यहां पर हमको 2 चक्र, देखो पुष्प जो है, पुष्प में हमको 4 चक्र देखने को मिलते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। 2 चक्र बाहर की तरफ होते हैं, 2 चक्र
बाहर की, या ऐसे लिख सकते हैं बाहर से प्रथम दो चक्र। बाहर से, जब बाहर से आप देखोगे तो बाहर से एक और दो, प्रथम दो चक्र सहायक चक्र कहलाते हैं या वृद्धि चक्र कहलाते हैं। अब कहोगे सर सहायक चक्र या वृद्धि चक्र कौन कौन होंगे? तो बाहर से प्रथम दो चक्र, तो एक चक्रीय हो गया, एक चक्रीय हो गया। आप कहोगे सर को सहायक चक्र क्यों कहते हैं? देखो मैंने अभी बताया था आपको कि एक सबसे बाहर हो गया बाह्य पुंज जो कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, वाष्णिमागी। दूसरे होते हैं दलपुंज, चलिए प्रयास करना। दूसरे होते हैं दलपुंज जो रंगीन होते हैं। रंगीन होते कि नहीं होते हैं? अब जो समझना है फिर इनको मैंने बाहर से प्रथम दो चक्र सहायक चक्र कहलाते हैं। एक तो होता है बाह्य दलपुंज जो हरे रंग के होते हैं और दूसरा होता है दलपुंज जो रंगीन होते हैं। अब इनको सहायक क्यों कहा गया? सुनना बड़े ध्यान से। जो सबसे बाहर की तरफ चक्र था जिसको हमने बाह्य दलपुंज बोला था वो हरे रंग का था। ये क्या करता है कि पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है, जननांगों की सुरक्षा करता है और पुष्प के लिए भोजन बनाता है। अब तो ये दोनों सहायक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, एक तो बाह्य दलपुंज क्या करता है? भोजन की और सुरक्षा में सहायता करता है। अब बात आती है दलपुंज की जो रंगीन होते हैं। अब ये किसमें सहायता करते हैं? ये पुष्प में परागण जैसी घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जैन प्रक्रिया में सहायक अंग की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इनको सहायक चक्र कहते हैं। तो कौन कौन हो गए? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब इसके बाद समझना जनन चक्र क्या है। देखते हैं जनन चक्र क्या है। बाहर से प्रथम दो चक्र के बाद तीसरा जो चक्र आता है वो होता है आपका पुमंग। क्या होता है? पुमंग। और जो चौथा और अंतिम जो चक्र आता है वो होता है जायांग। अब जो पुमंग है, बड़ी ध्यान सुना, ये नर जननांग है पुष्प का, ये पुष्प का नर जननांग है। और जो ये नर जननांग है तो नर युग्मक को उत्पन्न करता होगा, है ना। और जो आपका जायांग है वो मादा जननांग है, पुष्प का मादा जननांग है जो ये मादा युग्मक को उत्पन्न करता होगा। अब बात समझो आगे, नर जननांग और मादा जननांग। अब इसमें बात समझते हैं हम। बात इसमें क्या है कि पुष्प में 4 चक्र थे, उसमें 2 बाहर से, अब आंतरिक 2 चक्र जो हैं उसमें एक है पुमंग और एक है जायांग। पुमंग में को नर जननांग कहते हैं, नर युग्मक उत्पन्न करता है, और जायांग को हम मादा जननांग कहते हैं जो मादा युग्मक उत्पन्न करता है। तो ये जन्म प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो इसलिए को हमने जनन चक्र रिप्रोडक्टिव और कहा है, कहा कि नहीं कहा। तो कहने का मतलब है कि 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। अब यहां पर आपको संरचना दिख रही होगी, अब ये आपको संरचना दिख रही होगी। ये संरचना है स्टामेन की, ये संरचना है, समझो यहां पे स्टामेन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। तो ये मैंने ये देखो पुंकेसर ये है, ये आप देख रहे हो, ये रहा पुंकेसर, है ना, ये है पुंकेसर, ये पूरा। तो ये जो पुंकेसर है ये पुष्प के नर जननांग को दर्शाता है,
पुष्प, पुष्प, ये पुष्प के नर जननांग को प्रदर्शित करता है। अब जो ये आप देख रहे हो पुंकेसर, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक भाग आप ये रेड कलर से बना रखा है और एक भाग मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है ना। तो इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। अब समझिए स्टामेन यानी पुंकेसर के, पुंकेसर को हम पुंकेसर को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन है? ये भाग जो होता है परागकोश और ये भाग तंतु कहलाता है। एक भाग होता है परागकोश, एक हुआ होता है तंतु। इसको हम एंथर भी बोलते हैं इंग्लिश में, एंथर, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट। तो ये जो आप देख रहे हो परागकोश और फिलामेंट, तो सीधी बात है पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, जिसको हम एंथर यानी एंथर व फिलामेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया। कहीं कहीं बुक में आपको एक नाम और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, जो तीन भाग होते हैं उसमें एक भाग और देखने को मिलता है जिसको हम लोग कभी कभी कोई बुक में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी। अब योजी को हम कब समझो, यहां पे योजी देखो इस प्रकार, यहां पर आपको योजी देखने को मिलता है। मैं जब इसकी आंतरिक संरचना पर डिस्कस करूंगा, जब इसकी अनुप्रस्थ काट की मैं पूरी की पूरी जब इंफॉर्मेशन बताऊंगा, तो वहां पर मैं आपको योजी के विषय में बताऊंगा। ठीक है, योजी के विषय में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी में दो ही भाग वर्णित हैं, परागकोश और तंतु। योजी क्या है? अन्य बुकों में आपको योजी लिखा मिलता है, संभवतः एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी योजी पढ़ने को मिलता है। तो जब मैं आपकी इसकी अनुप्रस्थ काट के विषय बताऊंगा तो बताऊंगा योजी क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या है। इसके बाद हम जब बात करेंगे पुंकेसर में परागकोश और तंतु की, तो परागकोश जो होता है ये क्या करता है? परागकोश जो होता है ये परागकणों को अपने अंदर समाहित रखता है, परागकणों को अपने अंदर रखता है ये। अब देखते आगे। तो हमने दो जैन चक्र में एक जैन चक्र को, चार जैन चक्रों को समझा, जनन चक्रों को समझा, और दो हमने सहायक चक्रों को समझा। टोटल हमने पुष्प के चार चक्रों के विषय में चर्चा की। तो दो जनन चक्र, दो सहायक चक्र, ये बाहरी प्रथम दो चक्र होते हैं, ये आंतरिक दो चक्र होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पुष्प पर काफी कुछ डिस्कस किया है। कल मैं आपको पुष्प के अन्य भाग पर चर्चा करूंगा और इसके बाद आपको इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है, पढ़ते रहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद।